बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। आज के एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1 हम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2 के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को आपने कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, तो फिर आइए आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सर, जिस तरह मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 5 है हमारा और इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके लेक्चर्स हम ऑलरेडी जो देख चुके हैं और बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी शॉर्ट क्वेश्चंस की। हमने देखा था कि क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए उनके शॉर्ट आंसर्स आप कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1 के अंदर कि हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अगर एग्जाम में अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अगेन इसके अंदर टेक्निक एक ही है सबसे अहम, वो ये है कि जैसे ही आप जो भी स्टेटमेंट आप देखें उस स्टेटमेंट का आप एरिया आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया से वो स्टेटमेंट ली गई है। यहाँ पे तो क्योंकि स्टूडेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर है तो तमाम जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही होंगी। लेकिन एग्जाम के अंदर जो है ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्योंकि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ से थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ली होंगी और स्टेटमेंट्स लेके वो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए होंगे। तो आपको एरिया आइडेंटिफाई करना होगा कि किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया है। और कई दफ़ा आपकी स्टेटमेंट के अंदर भी आपको आंसर जो है वो मिल जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट को, पहली चीज़ कि स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है, अच्छी तरह समझना है और स्टूडेंट कंप्लीट स्टेटमेंट को देखना है। कुछ आपको स्टेटमेंट्स ऐसी भी नजर आएंगी, मैं आपको बताऊंगा भी जब आगे चल के डिटेल में हम बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिनको आप कंप्लीट अगर नहीं पढ़ेंगे और पहले ही आंसर लिख देंगे तो पॉसिबल है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे पास है दैट इज DMA स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, आपके जो MCQs हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, उसके अलावा आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर एब्रीविएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि आपके किसी भी चैप्टर के अंदर जो एब्रीविएशंस है उनको अच्छी तरह याद कीजिएगा, क्योंकि उनको याद करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कंप्लीट मार्क्स जो हैं उसके मिल जाएंगे। सो DMA स्टैंड्स फॉर। सर्स, अब इसके अंदर हमने जो लेक्चर के अंदर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसका ये मतलब है M स्टैंड्स फॉर मेमोरी, D डायरेक्ट और A एक्सेस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट कैन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सर, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 के ऊपर द डैश रीड्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। सर, अब अंडरस्टैंड करें कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। डैश रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो इंस्ट्रक्शंस को रीड करती है मेमोरी से एंड डिकोड्स दीज इंस्ट्रक्शंस। और सर, यहाँ पे डिकोड का जो वर्ड है वो आपका इसमें जो है वो यूज़ हो रहा है। और रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करना मेमोरी से। और स्टूडेंट्स, ये काम किसका होता है? अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके पास एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक होता है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो बेसिकली ये जो काम है ये किसका काम है? ये इनफैक्ट आपका जो कंट्रोल यूनिट है ये उसका काम है। तो मैं उसका इन शॉर्ट CU लिख देता हूँ। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। आप कंट्रोल यूनिट कंप्लीट लिखेंगे वो भी सही होगा और CU लिखेंगे तो वो भी सही होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज फॉर डैश। अब स्टूडेंट थोड़ा सा रिफ्रेश करें माइंड को कि रजिस्टर्स के अंदर हमने स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स को पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट को देखें, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, इसका मतलब है कि ऐसा रजिस्टर जो स्टैक को मैनेज करेगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो यही है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग स्टैक, कि स्टैक को वो मैनेज करता है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मीन जो स्टेटमेंट गिवन है उसी के अंदर आपको जो आंसर भी मिल जाता है, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग स्टैक, मैनेजिंग स्टैक, कि स्टैक को मैनेज करने के लिए हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास अ डैश पोर्ट ट्रांसमिट्स मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। अब स्टूडेंट्स, अब पोर्ट्स की बात करें, हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें आप देखें कि ये डेफिनेशन किस पे जो फिट बैठती है। अ डैश पोर्ट ट्रांसमिट्स मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, मीन मल्टीपल बिट्स की बात है कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा बिट्स आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था पैरेलल पोर्ट के अंदर। इसके अगेंस्ट जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो आपका सीक्वेंशियल पोर्ट था। उसके अंदर क्या था
कि आपकी एक बिट एक वक्त में ट्रांसमिट होती थी। तो मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम जो ट्रांसमिट होती हैं वो आपकी पैरेलल पोर्ट्स कहलाती हैं। तो ये याद रखिएगा। स्टूडेंट्स मोस्टली केसेस के अंदर आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो डेफिनेशंस की मैंने पहले भी आपको बताया कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप तमाम डेफिनेशन जो बुक की है वो याद रख सकें। तो इससे ये बेहतर है कि आप कीवर्ड्स को याद रखें और फिर उन कीवर्ड से आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप फिर आंसर जो है वो ईजिली लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इनफैक्ट जो आपके प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और हमने सॉफ्टवेयर को भी प्रोग्राम ही कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के अंदर भी हमने ये पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम जो है वो मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। अब स्टूडेंट्स अगेन मैंने आपको कहा था कि आपको एब्रिविएशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और सीपीयू क्योंकि आपका एक चैप्टर ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है तो ये सीपीयू से रिलेटेड ही चैप्टर है आपका। तो सीपीयू आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू से क्या बनता है। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, पी स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा यूनिट जो सेंट्रली प्रोसेसिंग करता हो। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहां पे आप लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन डैश। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट के अंदर देखिए हमने मेजॉरिटी जितने भी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, तमाम स्टेटमेंट्स के अंदर मोस्टली स्टेटमेंट्स के अंदर ही आपको आंसर मिल रहा है। आप सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये आंसर आपको किस तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड। अब यहाँ पे स्टोर का वर्ड यूज हुआ है। स्टोर का मतलब डेटा सेव करवाना है। तो आपको पता है कि डेटा और प्रोग्राम्स को सेव कहाँ करवाया जाता है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर करवाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। यहाँ पे आप मेमोरी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स बात ही हमने बार बार की है, तकरीबन तमाम लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिस तरह ह्यूमन का ब्रेन होता है इस तरह कंप्यूटर्स का जो ब्रेन है वो सीपीयू कहलाता है। मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। यहां पे आपके आंसर में आएगा सीपीयू। नंबर 9, एएलयू स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट आपको ये पता है कि आपके जो सीपीयू है उसके अंदर उसके दो पार्ट्स बेसिकली होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक एएलयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये बात याद रखिएगा, ए स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, एल स्टैंड फॉर लॉजिक एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट। सो यहां पे आप लिख सकते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थे इस बोर्ड के ऊपर। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स की स्टेटमेंट्स मौजूद है और उनके हम आंसर किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डैश स्टोर्स डेटा टेम्परेरली। स्टूडेंट्स अगेन आप स्टेटमेंट के अंदर आपको स्टोर का वर्ड यूज कर जो नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मेमोरी से रिलेटेड कोई आंसर यहाँ पे होगा। अब सिर्फ आपने ये फाइंड करना है कि कौन सी मेमोरी यहाँ पे आप लिखेंगे। मेमोरी कौन स्टोर्स डेटा टेम्परेरली, मीन टेम्परेरी बेस के ऊपर डेटा जो है वो किस मेमोरी के अंदर सेव होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर्स याद हो तो हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन रैम की बात की थी कि रैम के अंदर आपका जो डाटा है वो टेम्परेरी बेस के ऊपर स्टोर होता है, मीन RAM। इसको हम कह सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। अब स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था कि टेम्परेरी बेस के ऊपर रैम के अंदर स्टोर होती है। अब कौन सी आपकी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा आपका जो परमानेंट बेस के ऊपर स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आपकी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी क्योंकि आपकी जो टेम्परेरी बेस पे डाटा स्टोर करती है उसको रैम कहते हैं या उसको मेन मेमोरी का नाम देते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है वो डाटा को परमानेंट बेस के ऊपर स्टोर करती है, जिसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर सीडीज हैं, आपकी डीवीडीज हैं, फ्लॉपी डिस्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी
मेमोरी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट हैंडल्स डैश हैंडल्स द प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। अब स्टूडेंट्स अगेन स्टेटमेंट को जरा समझिए और फिर आप आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डैश हैंडल्स मतलब वो क्या चीज है जो हैंडल करेगी प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस, कि प्रोसेसर या सीपीयू की कम्युनिकेशन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। मीन आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्होंने अगर सीपीयू से कम्युनिकेशन करनी है तो कैसे करेंगी? आया डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगी, अगर डायरेक्टली नहीं कर सकती तो किसके थ्रू करेंगी? और स्टूडेंट इसके बारे में हमने पढ़ा था आईओ यूनिट के बारे में, इनपुट आउटपुट यूनिट, कि आपके कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट यूनिट अवेलेबल होता है। आपकी तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो आईओ यूनिट के साथ अटैच होती है और आपका जो आईओ यूनिट है वो सीपीयू के साथ अटैच होता है। किसी भी अगर आपकी इनपुट या आउटपुट डिवाइस ने सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो क्या होगा? वो आईओ यूनिट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकेगी, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आईओ यूनिट जो है वो आंसर होगा। आईओ यूनिट handles the processor's communication with its peripheral devices. Next, dash are the high-speed memory locations built into the microprocessor. Students, again, आप अगर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन, एक कीवर्ड इसके अंदर हाई स्पीड का, और मेमोरी लोकेशंस भी ऐसी मेमोरी है जो बहुत ज्यादा इसकी स्पीड हाई होती है। और स्टूडेंट्स ये एक ही मेमोरी हमने पढ़ी थी, इसके वो थी रजिस्टर्स, कि वो हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होती हैं और वो कहाँ होती हैं? आपके माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू के अंदर मौजूद होती हैं। जो सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है तो जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन होती हैं वो आपके रजिस्टर्स जो होते हैं उसके अंदर सेव होती है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स की बेसिकली डेफिनेशन है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर्स। स्टूडेंट्स अब देखिए, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट से आपको अंदाजा हो जाता है कि आंसर क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप रट्टा मारेंगे तो पॉसिबल है कि आपको कोई कीवर्ड चेंज कर दें अगर क्वेश्चन के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको आंसर जो है वो भूल सकता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है तो आप इजीली स्टेटमेंट को देखते हुए आंसर जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। स्टूडेंट अगेन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, मीन आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये एक ही चीज हमने पढ़ी थी, एक ही कंपोनेंट है बस इंटरकनेक्शन का, कि बसेस के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास डैश इज रेफर्ड एज नॉन वॉलेटाइल और सिस्टम मेमोरी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे नॉन वॉलेटाइल का कीवर्ड यूज हुआ है। अब याद करें कि हमने लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे थे उसमें नॉन वॉलेटाइल हमने किस मेमोरी के अंदर देखा था? हमने पढ़ा था, हमने रैम पढ़ा था। रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है कि जब तक आपका जो सिस्टम है ऑन है तब तक उसके अंदर स्टोर रहता है डाटा, जैसे सिस्टम ऑफ हुआ डाटा जो है वो डिलीट हो गया। तो पहले सबसे पहले आपको वॉलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल का मतलब क्या है। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इवन सिस्टम आपका ऑफ भी होता है उसके अंदर डाटा स्टोर रहे। तो ऐसी कौन सी मेमोरी हमने पढ़ी थी? वो थी रोम। मेन मेमोरी के अंदर दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम के बारे में। तो नॉन वॉलेटाइल आपकी मेमोरी जो है वो रोम मेमोरी है। तो यहाँ पे आप रोम का आंसर लिखेंगे ROM, मीन रीड ओनली मेमोरी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी whose access time is close to the processing speed of CPU। अगेन एक मेमोरी की बात हो रही है, वो कौन सी मेमोरी है? जो आपके CPU और नॉर्मली आपके जो मेन मेमोरी है उसके दरमियान में होती है और उसका एक्सेस टाइम इज क्लोज टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU होता है। स्टूडेंट्स मेमोरीज के अंदर हमने बात की थी मेन मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की हमने बात की, हमने रजिस्टर्स की बात की, एक और मेमोरी हमने कैशे मेमोरी की बात की थी। ये बेसिकली कैशे मेमोरी की जो वो डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पहले एक क्वेश्चन देखा था, डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। उसके लिए बेसिक जनरलाइज एक कॉन्सेप्ट था बस इंटरकनेक्शन का। अब स्पेसिफिकली उस बस का नाम पूछा गया, कौन सी बस है? द डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर।
कि आपके जो मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के वो कौन सी जो बस है वो कनेक्ट करती है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो बस इंटरकनेक्शन के थ्रू जो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपने उस स्पेसिफिक उस बस का नाम लिखना है। तो हमने पढ़ा था सिस्टम बस के बारे में, उसको हम कहते हैं सिस्टम बस। सो सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिनका हम आंसर जो है वो फाइंड करते हैं और किस तरह आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। So स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। अब स्टूडेंट अभी हमने बस इंटरकनेक्शन की बात की, फिर हम देखा सिस्टम बस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़िएगा, डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। मीन इसका ये मतलब है कि ये किसी बस की जो टाइप्स है, हमारा सिस्टम बस की जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स मौजूद थी, जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, उसमें से किसी सिस्टम बस का यहाँ पे आंसर के तौर पे लिखा जाएगा। अब वो कौन सी टाइप यहाँ लिखी जाएगी, आप स्टेटमेंट के अंदर पढ़िए, डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा, मीन डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसका मतलब है कि आपको अगर याद है कि हमने सिस्टम बस की जो टाइप्स है वो कौन कौन सी थी, मीन उसमें एक डाटा बस थी हमारे पास, एक से हमारे पास उसके अंदर एड्रेस बस थी। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन क्या है, डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। इसका मतलब है आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही आपको आंसर नजर आ गया, डाटा का आंसर आपको यहाँ पे पता है, उसके साथ आपने सिर्फ बस का कीवर्ड जो अटैच करना है। तो यू कैन राइट डाउन डाटा बस। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है दैट इज डाटा बस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डैश होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब स्टूडेंट बेसिकली आपको अगर याद हो रजिस्टर्स के बारे में, जिसमें खासतौर पे स्पेशल पर्पस जो हमारे रजिस्टर्स थे वहाँ पे हमने कुछ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसके से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है कि डैश होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन। मीन बेसिकली किसी मेमोरी की बात हो रही है, जिस मेमोरी के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी जो करंट एग्जीक्यूट हो रही है, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी। तो आपको पता है कि हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या जिसको कुछ बुक्स के अंदर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का नाम दिया गया, वो यहाँ पे आंसर आएगा कि आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मैं उसको इन शॉर्ट IR लिख देता हूं, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अगेन किसी रजिस्टर की बात हो रही है, क्योंकि होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन, मीन होल्ड का मतलब है कि आप कुछ चीज स्टोर करवा रहे हो, तो स्टोर करवाने के लिए आप मेमोरी को ही यूज करते हो। तो वो कौन सा रजिस्टर है जिसके अंदर आप कंटेंट्स जो है वो सेव करवाते हैं। स्टूडेंट्स एक हमने बात की थी एड्रेस सेव करवाने की, एक हमने बात कर रहे हैं हम कंटेंट सेव करवाने की। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आपने अगर आपको याद हो लेक्चर, तो हमने पढ़ा था मेमोरी बफर रजिस्टर के बारे में, उसको हम इन शॉर्ट कहते हैं MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। और जो हमने अगर यहाँ पे मेंशन होता है कि डैश होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, तो वहाँ पे आप लिखते हैं फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो एड्रेस अगर हो तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आएगा, कंटेंट्स है तो मेमोरी बफर रजिस्टर आपका आंसर आएगा। तो आप स्टेटमेंट से आपने आंसर जो आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय CPU इज कॉल्ड। स्टूडेंट अब ये डेफिनेशन है कि आपके जो CPU इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड करता है बेसिकली, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर आंसर मौजूद है, सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय CPU इज कॉल्ड। अगर आप इसी को इंस्ट्रक्शन सेट, इन दो कीवर्ड्स को यहां लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इस सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय CPU इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। उसको हम सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट का ही नाम देते हैं। तो हम यहां पे इंस्ट्रक्शन सेट लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। और स्टूडेंट यहाँ पे आप ये देखिए लैंग्वेज का वर्ड आया है, इसका मतलब है कि जो आपने लेक्चर्स लैंग्वेजेस से रिलेटेड लिए थे, ये क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है। तो आप ये देखिए कि क्या चीज क्लोज होती है मशीन लैंग्वेज से। आपने पढ़ी थी जो लैंग्वेजेस थी प्रोग्रामिंग में, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, उसमें एक थी हाई लेवल लैंग्वेज और एक थी लो लेवल लैंग्वेज। उसमें आपने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कि लो लेवल लैंग्वेजेस आपकी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज होती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो है लो लेवल लैंग्वेज। मैं इन शॉर्ट LLL लिख देता हूं, 3 दफा L, मीन लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड डैश इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। स्टूडेंट्स अगर आपको अगेन लैंग्वेजेस का जो लेक्चर है वो याद हो,
तो उसमें हमने असेंबली लैंग्वेज की बात की थी। असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन उसमें क्योंकि इंग्लिश कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जब भी उसने एग्जीक्यूट होना है, उसने अपने आप को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब स्टूडेंट, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी ट्रांसलेटर या कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो असेंबली लैंग्वेज जिसका ट्रांसलेटर को यूज़ करता है, उसको हम असेंबलर का नाम देते हैं। मीन असेंबली कोड को अगर मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो हम असेंबलर के थ्रू करते हैं। मीन असेंबली से असेंबलर आपको इजीली याद रहना चाहिए। तो एन असेंबलर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। तो यहां पे आप लिखेंगे असेंबलर, असेंबलर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। अब सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको टेक्निकल वर्ड्स में बेसिकली आप क्या कहते हैं, उसको इनफैक्ट हम सोर्स प्रोग्राम का नाम देते हैं। क्योंकि हमने ये बात की थी कि जब सोर्स प्रोग्राम को हमने कन्वर्ट करते हैं किस ट्रांसलेटर के थ्रू, तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपका बेसिकली मशीन कोड होता है। तो इसका ये मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या HLL के अंदर आप जो प्रोग्राम राइट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं सोर्स प्रोग्राम लिख देता हूँ, सोर्स प्रोग्राम। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास, दैट इज डैश इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेटेड है। अब आपने ये देखना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेटेड जो आपकी डेफिनेशन है या जो भी है आपकी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर आंसर में आएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी होती हैं कि अगर आप उसको कंप्लीट रीड नहीं करेंगे तो हो सकता है आप आंसर गलत लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके आप 2 आंसर हो, लेकिन कंप्लीट रीड करने के बाद आपको स्पेसिफिकली पता लगेगा कि आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। डैश इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। स्टूडेंट, अगर आप यहां तक रीड करते हैं, अब आपको पता है कि डैश इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज के लिए तो असेंबलर यूज होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप कंपाइलर यूज करते हैं, और उसके साथ आपके पास इंटरप्रेटर होता है। मीन 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके पास मौजूद है। अब अगर आप यहां तक रीड करते हैं ऑब्जेक्ट कोड तक, तो आंसर में आप कंपाइलर भी लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर भी लिख सकते हैं। अब अगर आप कंप्लीट स्टेटमेंट रीड नहीं करेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे कंपाइलर लिख दिया और आंसर इंटरप्रेटर हुआ, तो आपका यह आंसर गलत हो जाएगा। और अगर आपने इंटरप्रेटर लिख दिया और आंसर कंपाइलर हुआ, तो फिर भी ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो दैट्स वाई आपको पूरी जो रीड करनी पड़ेगी स्टेटमेंट, और फिर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने आंसर क्या लिखना है, क्योंकि हाफ स्टेटमेंट तक आपके 2 आंसर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन एक आंसर को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा आंसर आपने लिखना है, उसके लिए आपको कंप्लीट स्टेटमेंट को एंड तक पढ़ना पड़ेगा। सो मैं इसको दोबारा रीड करता हूँ। डैश इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड द होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम। अब स्टूडेंट, आपको ये पता है कि होल प्रोग्राम एट द सेम टाइम जो ट्रांसलेट होता है वो आपके कंपाइलर्स के थ्रू होता है। अगर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट होगा, या आप कहते हैं लाइन बाय लाइन होगा एग्जीक्यूशन, तो वो आपका जो इंटरप्रेटर के थ्रू होगा। तो यहाँ पे आंसर में आपका कंपाइलर आएगा, आप यहाँ पे इंटरप्रेटर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपाइलर, कंपाइलर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को हमने किस तरह फिल आउट करना है कि हमारी स्टेटमेंट्स का आंसर जो है वो गलत ना हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़, जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह आपने रीड करना है। रीड करके आपने उसको समझना है। उसके अंदर जो कीवर्ड्स मौजूद है, जो आपको गिवन कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स से ही आपको आंसर आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि आप जब एग्जाम में देते हैं तो वहाँ पे एग्जाम के अंदर आपके पास डिफरेंट चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स लिए जाएंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चैप्टर से या किस एरिया से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। फिर आप की आइडेंटिफाई करके, जो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके कीवर्ड्स को, फिर आप जो है आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद लास्ट में हमने ये बात की कि हमेशा कंप्लीट स्टेटमेंट A to Z शुरू से लेके आखिर तक उसको रीड करें, क्योंकि हो सकता है आप हाफ स्टेटमेंट रीड करें और आंसर लिखें, लेकिन वो आंसर आपका गलत हो। तो इसलिए कंप्लीट स्टेटमेंट को रीड कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।